जम्मू कश्मीर के जंगलों को अगर तबाह करना है तो जहाँ आप डेवलपमेंट या रोड वाइडनिंग का किस्सा ले आओ और उस किस्से से आप जितने मर्जी जंगल तबाह कर दो, सब लोग देखेंगे कि हमारा विकास हो रहा है। रामबन की लैंडस्लाइडिंग नहीं थी, एक ही लैंडस्लाइडिंग थी, एक नाशरी वाला और एक खूनी नाला, जिससे लोग घबराते थे हाँ खूनी नाला है और ये नाशरी है। अब पोजीशन क्या है कि नाशरी के बाद अभी रामबन का सारा जो है वो वो पहाड़ी इलाका वो है वो लैंडस्लाइडिंग में आ रहा है। इसका मतलब कि हमने वहाँ उसकी इतनी छेड़छाड़ डिफॉरेस्टेशन कर दी या इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि अब सारा पहाड़ जो है उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है और वो डिस्टर्बेंस लगातार जारी है। जहाँ कभी कभी कश्मीर में बर्फबारी की वजह से वन वे ट्रैफिक बनती थी, आज लैंडस्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक बढ़ रही है। हजारों सालों से, जैसे हम कश्मीर को ले लीजिए, जम्मू का जो मक्की जो जमीनें पहाड़ों पे थी उसमें या घास उगाते थे माल के लिए या मक्की कुछ उसके लोअर पोर्शन पे करते थे। आज आपने वहां भी सेब लगा दिए। पहले हम क्या करते थे, जम्मू में भी जमीनों को खाली छोड़ते थे 1-2 साल के लिए कि वो अपनी ताकत पकड़ेगा, रिजनरेट करेगा, उसमें वो क्षमता होगी। आज हम पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, हम स्प्रेयर्स कर रहे हैं। जब पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं या उनमें केमिकल्स का स्प्रे कर रहे हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इनको बनाते हैं उनको ख़त्म करते हैं। हमारे इन्हीं ऑर्गेनिज्म से जो दूसरे बर्ड्स थे जो हमारे नेचर को बैलेंस रखते थे, वो हमने तबाही की। माहौलियाती तवाज़ुन के बिगड़ने से जहां पूरी दुनिया में मौसम के रद्दोबदल और कुदरती वसाइल के ज़खायर में कमी काफ़ी हद तक पाई जाती है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले ज़्यादा शरह से बढ़ रहा है। पिछली सदी के दौरान खत्ते के दर्जा हरारत में 1.2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, जो कि आलमी औसत 0.8 से 0.9 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। दर्जा हरारत में इस अचानक इजाफे ने जम्मू कश्मीर में लोगों की जिंदगियों के मुख्तलिफ पहलुओं को किस कदर मुतासिर किया, इस बात को जानने के लिए हमने कुछ एनवायरनमेंटलिस्ट से बात की और ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है। अनटाइमली स्नोफॉल कश्मीर में हुआ। अनटाइमली स्नोफॉल पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, अक्टूबर में स्नोफॉल हो रहा है। आज जनवरी चल रहा है, स्नोफॉल नहीं है। फरवरी आने को है, स्नोफॉल नहीं है। इसकी भी क्या वजह है? क्या ये क्लाइमेट चेंज का ही हिस्सा है? ये सब क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। जैसे अभी लेह में गर्मी पड़ेगी, अभी और लेह में स्नोफॉल चाहिए था ना, वहाँ गर्मी पड़ेगी। और जितने भी हाई रीचेज हैं वहाँ गर्मी होगी। और ये भी एक कल की अखबार का है कि दिल्ली जो है वो शिमला से ज़्यादा ठंडा है। अब क्लाइमेट एंगल से नॉर्मल क्लाइमेट में शिमला जो है वो दिल्ली से ज़्यादा ठंडा चाहिए था, वहाँ स्नोफॉल चाहिए था, मगर हुआ रिवर्स है कि दिल्ली ठंडा है, शिमला गर्म है। सेम पोजीशन जम्मू और श्रीनगर के साथ है, सेम पोजीशन श्रीनगर और लेह के साथ है। लेकिन मैंने जहाँ सर्दी होती थी, आज पोजीशन में जो है कि सर्दी की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है मगर उनकी ड्यूरेशन कम हो गई है। तो कश्मीर की पोजीशन जो है कि यही जो चेंजेस क्लाइमेट में आई है वो कश्मीर में एक्सप्रेशन हो रही है। का जो मुजफ्फराबाद का फ्लड और सारी अर्थक्वेक, एक वहाँ 14 वाला फ्लड और उससे जो लोगों की तबाही, और उसके बाद एक और था जिसमें बारिश होते होते जो रुक गई तो फ्लड आते आते बच गया, वो डेंजर पॉइंट से वापस गया है। सेब के पेड़ को चाहिए कम से कम 1600 घंटे का फ्रीजिंग पॉइंट। अगर वो बर्फ कम हो तो एप्पल की जो मिठास है वो कम हो जाएगी। ऐसे ही ये है जफरान है, इसके जो रज्यूम होते हैं ज़मीन में रखे, इस पर अगर स्नो पड़ी रहे, ज़्यादा ठंडक रहे तो जो हेल्दी रहते हैं, और जब उनको थोड़ा सा भी हिला दिया जाए तो वो अपना ग्रो कर जाते हैं दोबारा, और उनको इन्फेक्शन ना वो डिके करते हैं ना वो मरते हैं। अखरोट के पेड़ के बारे में ये अपनी जो समझ बनी हुई है कि एवरेज इसकी लाइफ में पर ईयर एनुअली 800 mm का रेनफॉल चाहिए, जिसमें अखरोट अच्छा फैलता है। अगर ये बारिश कम हो, स्नोफॉल कम हो, स्नोफॉल की ड्यूरेशन कम हो, उससे तीनों जो नेचुरल रिप्रोडक्शन जो है, चाहे एप्पल की हो, जफरान की हो, अखरोट की हो, इनको फ़र्क पड़ेगा। कश्मीर की डल लेक कभी कभी सर्दी से इतनी जम जाती थी
तो कश्मीर की डल लेक का जमना और एप्पल की मिठास वो आपस में लिंक्ड है, क्योंकि ज़्यादा डल लेक जमेगी, बर्फ़ ज़्यादा जमेगी, और वो जो पहले मैंने बात बताई कि 1600 घंटे जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, उनका आपस में लिंक है। आजकल ये सर्दी इतनी कम हो गई है कि डल लेक जमता ही नहीं है, इसलिए वो बताता है कि जब विंटर कम हो गया तो इसका मतलब समर बढ़ेगा, और समर बढ़ने से कश्मीर की जो टोपोग्राफी, फॉरेस्ट, वाटरलैंड जो है बॉडी है वो ज़्यादा जल्दी ड्राई अप होंगी, और उस ड्राई अप के बाद उन्हें बार स्टोर कर पाना जो है वो पॉसिबिलिटी जैसे आपकी नगीन लेक। अच्छा, नेचुरल कैलेमिटीज़ तो पहले भी आती थी, बाबा आदम से लेकर आज तक ज़माने में नेचुरल कैलेमिटीज़ को देखा गया है, नया क्या है इसमें? 1960 में 39 कैलेमिटी आई थी नेचुरल कैलेमिटीज़, और 2019 में 396 नेचुरल कैलेमिटी हो गई। ये फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ गई ये तो बता दे कोई। कैलेमिटी आती थी, इसमें कोई डाउट थोड़ा है कोई, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना जो है ज़्यादा डेंजरस है ना। इसका 396 कैलेमिटी जो आ गई, इसमें रोज की एक है, और आने वाले डिकेड में अगर ये 600 हो जाए तो इसमें रोज की 2 हो गई, तो इसका मतलब जहां रोज की 2 कैलेमिटी आ जाए प्लेनेट में, उसको हम नेचुरल माने नहीं। इसका मतलब ये कैलेमिटी आती थी, नेचुरल कैलेमिटी आती थी, उनकी फ्रीक्वेंसी लो थी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी बड़ी है ये साफ बताता है कि उसका एक्सेलरेटर जो दबाया हुआ है ना वो क्लाइमेट चेंज ने दबाया हुआ, और तबाही की डिस्ट्रक्शन के एक्सेलरेटर पर कॉर्पोरेट सिस्टम और उसकी पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है, उसने एक्सेलरेटर दबाया हुआ है डिस्ट्रक्शन वाला। एंड के कोई देख लीजिए, आपने सारा मिनरल की जो दरिया थे कश्मीर में 2014 को देखिए, उसमें जितने भी दरियाओं का नेचुरल फ्लो था आपने तबाह कर दिया। जितने वेटलैंड्स थे आपने एनक्रोच करवा दिए, जितने फॉरेस्ट थे खत्म हो गए। मुझे एक भी फॉरेस्ट ये बताए, हमारे चनाब वैली में 6-7 डैम बने हैं, 150 साल के बाद नहीं होंगे, उसमें सिल्ट भी आ रही है, उसमें वाटर पॉन्डेज भी आ रहा है, नीचे से सिस्मिक जोन है, हाँ हाईली सिस्मिक जोन है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जेहलम का पानी पीने को, जेहलम का कोकरनाग से लेकर बारामूला तक सारे सीवरेजेस उसी में है। जम्मू का ये दरिया है, जो जितने भी दरिया है सारे सीवरेजेस, तभी को लीजिए 17 सीवरेजेस इसमें पड़ते हैं। ये अपना कैनाल 450 गांवों को पानी देता था, जितने ये सारे एंटायर रूट में है सारे सीवरेजेस इसमें पड़ते हैं। मेरी मदर कहती थी कि क्योंकि बाथरूम तकरीबन बाहर होते थे, क्योंकि घर में हमारे जो ननियाल का बाथरूम था वो बाहर था। कहते हैं जी पहले छत तक मतलब पहला पोर्च जो होता था तकरीबन 6-7-8 फुट होता था। कश्मीर में नीचे होते हैं ना, तो जब बर्फ पड़ती थी तो उनको खोलकर ऊपर से आते थे, मेन दरवाजा खोल और चले जाना। ये सिटी की बात है। बारामूला की क्या होगी, अनंतनाग की क्या होगी, शोपियां की क्या होगी। अच्छा, मुझे बताया रिस्पॉन्सिबल किसे ठहरा रहे हैं? एक आम इंसान की जिम्मेदारी कहाँ पे देखते हैं? एक आम इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें क्लाइमेट चेंज में? आम आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिल्कुल 0.00001% है, जबकि 99.9999% जो है वो ऑनगोइंग सिस्टम की है, क्योंकि सिस्टम जो पॉलिसी बनाता है सब लोगों को उस पर चलने पर मजबूर किया जाता है और उनको ऑर्डर किया जाता है। तो ये जो विकास मॉडल है जो मनी और पावर बेस्ड है, इसने ही सारी इन्वायरमेंट को तबाह किया, क्योंकि ये चाहते हैं कि पैसा आता है इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करके, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो वाटर बॉडीज हो, चाहे पानी हो, इसका व्यापार हो, इसका ट्रेड हो, इसको पानी मिनरल्स हो, इनको पानी में उसमें सारी मनी में कन्वर्ट किया जाए। और मनी की रखवाली के लिए चाहिए पावर, और पावर का जो रिप्रेजेंट इंस्टीट्यूशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और आजकल तो ये जो कंपनीज और पॉलिटिकल पार्टीज का लिंक वो ऐसा बन गया है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे वो इलेक्टोरल ट्रस्ट हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, वो सब कंपनी का और पॉलिटिकल पार्टी का उसमें लिंक है। आपके घर की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, मेरे घर पे छापा पड़ सकता है, और हर डिपार्टमेंट का ऑडिट है।
मगर सियासी पार्टियों का आर्डर कोई नहीं है, ना कोई लोगों के सामने जवाब दे हैं। ये एक सुपर नेशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है, खासकर इंडिया में। ना तो इनको संविधान पूछ सकता है, ना इनको कोड पूछ सकता है, ना इनको लोग पूछ सकते हैं। ये गॉड गिफ्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं।